तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज फाइनली आप लोगों का टेस्ट है। मैंने एक छोटा सा ही टेस्ट रखा है ताकि रिवीजन के तौर पे आप लोग देखते हैं कि टेस्ट में आप लोगों की तैयारी क्या चल रही है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नहीं, नॉर्मल 20 क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाला हूँ, मात्र 20 क्वेश्चन का। ठीक है, कितना वक्त लगेगा? अधिक से अधिक 10 मिनट लगने वाला है आप लोगों का। तो 10 मिनट में आप लोग 20 क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि ये सभी हमने क्वेश्चन पढ़ा रखा है आप लोगों को, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो एक छोटा सा प्यारा सा हमने टेस्ट लेने की कोशिश किया है 20 क्वेश्चन का। ठीक है, और ये टेस्ट आपका पहला है साइंस का, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही टेस्ट में हमने इंक्लूड किया है, जो हमको हाईलाइटेड प्रश्न दिखे हैं और उसी का आप लोगों को आंसर बताना है। मात्र 20 क्वेश्चन, देखते हैं कि 20 में से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं और कितना गलत कर पाते हैं। स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है कि स्कोर आपका क्या रहा है 20 में से। ठीक है, ताकि मैं आकलन कर सकूँ कि आपकी तैयारी कितनी मतलब बेहतर चल रही है। तो चलिए, क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा आप लोग और जो भी समझ में ना आएगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और अपना आंसर तो प्लीज़ आपको बताना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न देखिए क्या है। आराम से पढ़ूंगा, आराम से सुनते जाइएगा, आंसर बताते जाइएगा। जैसे पहला प्रश्न है कि मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है? बताइए। जो मानव नेत्र का अभिनेत्र लेंस होता है उसको फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, तो ऐसा हो पाने का क्या कारण है? जरा दृष्टि दोस्ता की समंजन की निकट दृष्टि की दीर्घ दृष्टि? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके कारण ये होता है कि किसी वस्तु को अगर हम देखते हैं, चाहे नज़दीक आता है चाहे दूर आता है, तो उसको कैसे हम देखकर अपनी फोकस दूरियों को समायोजित करके उसको स्पष्ट देख सकते हैं? उसको देखना क्या कारण कहलाता है? किसके कारण की वजह से हम देख पाते हैं? मतलब ये पूछ रहा है प्रश्न। ठीक है, तो जल्दी कमेंट के माध्यम से बताइए। जरा दूरदृष्टता के कारण, कि संबंधन के कारण, कि निकट दृष्टि दोष के कारण, कि दीर्घ दृष्टि के कारण? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो आपका कहलाता है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता के कारण हम क्या कर सकते हैं? विभिन्न रखी दूर या निकट रखी वस्तुओं को हम अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके उसको स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, समंजन क्षमता कहलाता है। अगर आपने भी ऑप्शन बी दिया है तो बिल्कुल आपका एक नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न, तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न क्या है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताना आप लोगों को कि ये जो जीन शब्द है, तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए। खुराना ने, कि पुन्नेट ने, कि जॉनसन ने, कि वाटसन एवं क्रिक ने? ठीक है, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जल्दी कमेंट के माध्यम से बताइए। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपके कौन किए थे? खुराना ने, पुन्नेट ने, जॉनसन ने? तो आपका आंसर होगा जॉनसन ने। किसने किया था? जॉनसन ने किया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर तीसरा क्या है कि एक पुष्प के, ये पुष्प लिखा हुआ है, ठीक है, पुष्प है, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य को कहते हैं, कह रहे कि एक पुष्प के अगर स्त्री केसर के जो मध्य को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं, कि वर्तिका कहते हैं, कि अंडाशय कहते हैं, कि अंड जिसे बीजांड कहते हैं? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, तो एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य को कहते हैं हम वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। क्या हो जाएगा? वर्तिका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सिट्रस, देखिए सिट्रस लिखा हुआ है, सिट्रस फल, खट्टा फल जो होता है, सिट्रस फल नींबू, संतरा आदि में उपस्थित होता है, जिसके कारण यह स्वाद में खट्टे होते हैं। कह रहा है कि सिट्रस फल जो नींबू, संतरा जो खट्टे फल होते हैं उसको हम सिट्रस फल बोलते हैं। जितने भी खट्टे फल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिट्रस फल बोलते हैं। जैसे में नींबू हुआ, संतरा हुआ, तो कह रहा है इसमें उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है कि जिसके कारण उनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। बताइए, एसिटिक अम्ल के कारण इनका स्वाद खट्टा होता है, कि सिट्रिक अम्ल के कारण, कि टार्टरिक अम्ल के कारण, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए, 4 ऑप्शन दिया है। एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, कि इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। तो हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल के कारण उसके स्वाद क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5वां? कि क्षार धातुएं हैं। कह रहा है कि जो क्षार है धातुएं हैं। ठीक है, तो क्षार धातुएं इसमें से आपको चारों में से बताना है। ठीक है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम, की पोटेशियम, बेरियम, एल्युमिनियम, की ग्रेगोनियम, की आपका कापर, सिल्वर, किस आपका लोहा?
बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। कह रहा है कि क्षार धातु है, इसमें से कौन क्षार धातु है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि देखिए लिथियम जो है, सोडियम जो है, पोटेशियम, ये तीनों के तीनों क्या है आपके क्षार हैं। तो क्षार धातु कौन हुआ, ऑप्शन बी हो गया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सभी क्या है, क्षार धातु हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पादपों में, पादप मतलब पौधा में, पौधों में जो जाइलम का कार्य होता है। कह रहा है कि पादपों में जाइलम जो होता है, जाइलम का क्या कार्य होता है। उत्सर्जित अंग पदार्थों का संवहन करना, कि जल का संवहन करना, कि भोजन का संवहन करना, कि अमीनो अम्ल का संवहन करना। बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा कि पादपों में जो जाइलम होता है वो जाइलम का क्या कार्य होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पादपों में जाइलम का जो कार्य होता है, मेरे प्यारे विद्यार्थी पहले आप लोग कमेंट कर लीजिए, मैं फिर बता रहा हूँ। तो पादपों में जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन करना, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, जल का संवहन करना। जितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अपना स्कोर लिखते रहिएगा और मात्र आपका 14 क्वेश्चन और बच गया है। जल्दी से टेस्ट देके बताइए स्कोर की कितना आपका स्कोर हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां जो कि बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जो कि आप लोगों को बताना है। प्रश्न नंबर 7वां कि निम्न में से कौन मानव नेत्र में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। कह रहा है चारों में से आपको बताना है कि कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है इन चारों में से। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका कि डिंब वाहिना। बताइए वाहिनियाँ बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताना कि मादा जनन तंत्र का कौन भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका कि डिंब वाहिनियाँ। बताइए प्रश्न नंबर 7वें के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखिए मादा में आपका अंडाशय भी पाया जाता है, गर्भाशय भी पाया जाता है, डिंब वाहिनियाँ भी। ये शुक्रवाहिका नहीं पाया जाता है, मतलब यही जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा, शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर सी 7वें का। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ये सभी हाईलाइटेड प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए हम इसका टेस्ट ले रहा हूं ताकि आपको रिवीजन हो पाए और अपना टेस्ट आप बेहतर दे पाएं। चलिए प्रश्न नंबर तो 7वां क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ आ गया होगा प्रश्न नंबर 7वां क्या है। और ये वाला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 8वां। और प्रश्न नंबर 8वां आप लोग बताइए क्या है। कह रहा है कि कांच, देखिए सुनिए ध्यान से, कांच का जो अपवर्तनांक होता है अधिकतम होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, कि पीले रंग के लिए, कि बैगनी रंग के लिए, कि हरे रंग के लिए। बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, कि हरे रंग के लिए। इस प्रश्न का उत्तर तो सभी को आना चाहिए क्योंकि नॉर्मल प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैगनी रंग के लिए, अधिकतम बैगनी रंग के लिए होता है, और न्यूनतम सबसे कम किस रंग के लिए होता है, लाल रंग के लिए होता है, आप लोग जानते हैं। तो बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में का, उनका बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न तो क्लियर हो गया आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 9वां देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 9 है कि पौधों से कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। कह रहा है कि पौधों से जो कायिक प्रवर्धन है, तो पौधों से कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। तो पौधों से कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक क्या है, अनुकूल है। तना, पत्ती, जड़ की प्रकलिका। बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या होगा इसके लिए राइट आंसर, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये तना। कौन सा भाग अधिक अनुकूल है पौधे से कायिक प्रवर्धन के लिए, तो तना बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10वां देखिए। प्रश्न नंबर 10वां क्या है कि जब कापर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कापर व फास्फोरस सल्फेट बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। कह रहा है कि जब कापर सल्फेट के विलयन में, अगर कोई कापर सल्फेट का विलयन है, ध्यान सुनिए, कापर सल्फेट का अगर विलयन है और उसमें लोहे का अगर मैं टुकड़ा डाल दूं तो कापर और फेरस सल्फेट बनते हैं, तो यह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। प्रश्न नंबर 10वां का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी बताइए। तो यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रिया वाले तत्वों को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, इसलिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 10वां का ऑप्शन ए है। जितने लोगों ने ऑप्शन ए दिया है बिल्कुल उनका आंसर 100% क्या है, सही है। ये प्रश्न नंबर 10वां था, ठीक है। बहुत सारा प्रश्न, अभी 10 प्रश्न और है, आप लोगों को जल्दी से बताइए।
प्रश्न नंबर 10 और आप लोगों को बचा है, 20 क्वेश्चन का टेस्ट आप लोगों का है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 बताइए। निम्न तत्वों में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है, मतलब उसमें से विद्युत सबसे कम किसमें से गुजरेगी ये पूछ रहा है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की सल्फर? बताए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताए प्रश्न नंबर 11 के लिए राइट आंसर क्या होगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की सल्फर। तो जो सोडियम का तार होता है उसमें विद्युत बहुत ही ज़्यादा कम, सबसे कम गुजरती है, ठीक है, ऋणात्मक होती है। बाकी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर में ज़्यादा तेज, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 12 है, आहारनाल की सी के आकार की संरचना है। जो ये आपको आकार दिखाई दे रहा है, तो आहारनाल में जो इस प्रकार का आकार की संरचना है उसे क्या कहते हैं? अमाशय, ग्रहणी, ग्रासनी की किमरी रूप पेरिसिका? कृमि रूप पेरिसिका। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि आहारनाल की जो सी आकार की संरचना है उसको हम कौन सी संरचना कहेंगे? ठीक है, तो होता है ग्राणी की संरचना। ग्राणी का आकार ऐसे होता है, कैपिटल सी जैसा होता है, ऐसे घुमार होता है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम बढ़ेंगे 13 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 13 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है कि किस पदार्थ के सामने, कह रहा है कि, अरे सॉरी पदार्थ बोल रहा हूँ, सॉरी, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब जो होगा ना, वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। कह रहा है कि वो कौन सा दर्पण है कि उस दर्पण के सामने अगर मैं किसी वस्तु को रख दूं तो उसका प्रतिबिंब भाई वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आकार में कुछ छोटा बनेगा। बताइए, उत्तल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने कि समतल दर्पण के सामने, किन में से कोई नहीं? बताइए प्रश्न नंबर 13 के लिए राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सोचने समझने वाली बात नहीं है, मैंने प्रश्न बहुत बार करा चुका हूँ। तो जल्दी से आप आंसर बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। अगर अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख देंगे ना तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आकार में क्या, छोटा बनता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इसका आंसर बहुत ही मतलब सबका आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा सिंपल है और कई बार आप पढ़ चुके हैं इसका कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -9.1 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। कि ऑप्शन बी -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कि +9.1 × 10⁻⁻19 कूलम, कि ऑप्शन डी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बताइए, मतलब 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए? ये मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए। तो सबको मालूम है कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। मतलब वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा, ये तो आपका एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसी दर्पण, कोई भी दर्पण है, कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो सदैव क्या बनेगा? सीधा बनेगा, और मतलब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण होगा। कह रहा है कि ऐसा कौन सा दर्पण है कि इस दर्पण से चाहे आप कितना ही दूरी पर क्यों ना खड़े हो जाओ, आपका प्रतिबिंब हमेशा से हमेशा क्या बनेगा? सीधा बनेगा। वो कौन सा दर्पण है वो पूछ रहा है। केवल समतल दर्पण, कि केवल अवतल, कि केवल उत्तल, कि समतल तथा उत्तल दोनों होगा? बताइए, मतलब 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो वो दोनों दर्पण है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। वो समतल दर्पण में भी एक केस होता है और उत्तल दर्पण में भी यही केस होता है, ठीक है। अगर अलग अलग दिया रहेगा तो अलग अलग मार सकते हैं, लेकिन दोनों दिया रहेगा तो दोनों को आपको मारना पड़ेगा, क्योंकि समतल दर्पण में भी सेम यही केस है और उत्तल दर्पण में सेम यही केस होता है कि उसका वस्तु को चाहे आप कितनी दूरी पे क्यों ना रख दें, उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, समतल में भी और उत्तल में भी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 15 है, 5 प्रश्न और बचे हैं जो कि आपको बताना है। और चलिए आप लोग स्कोर लास्ट में जरूर से आपको बताइएगा कि कितना स्कोर 20 में से हुआ है आप लोगों का। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 16 है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि द्विनिषेचन पाया जाता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसका तो आंसर बताना चाहिए आप लोगों को कि जो द्विनिषेचन होता है वो पाया जाता है सभी जीवों में, सभी पादपों में, कि आवृत बीजों पादपों में, कि केवल जलीय पादपों में। मतलब 4 ऑप्शन आपको बताना है कि द्विनिषेचन जो होता है वो पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है द्विनिषेचन। तो यह प्रश्न बहुत ज़्यादा IMP आपको बताना ही पड़ेगा कि द्विनिषेचन पाया जाता है तो वो आवृत बीजी पादपों में पाया जाता है, ऑप्शन सी। मतलब आवृत बीजी पादपों में पाया जाता है, द्विनिषेचन पाया जाता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है, ठीक है। चलिए मतलब ये प्रश्न नंबर 16 था, क्लियर हो गया ना सभी लोगों का। प्रश्न नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। देखिए ये तो आपको प्रश्न आना चाहिए, मतलब पढ़ा चुका हूं मैं। एल्डिहाइड है, बताना है एथेनॉल, एथेनॉल,
एथीन कि एथाइन? बताइए, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, एथेनॉल, एथेनॉल, एथीन कि एथाइन? ठीक है, तो हो जाएगा एथेनॉल। सिंपल है, क्योंकि एल्डिहाइड क्या है, एथेनॉल होता है। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18। 2 क्वेश्चन और बच गए हैं। ठीक है, कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? कह रहा है कि लोहे के फ्राइंग पैन को, अगर फ्राइंग पैन है उसको जंग से अगर बचाने के लिए मतलब कि कौन सा विधि अपनाएंगे? ग्रीस लगाकर उसको बचाएंगे, कि पेंट लगाकर, कि जिंक की परत चढ़ाकर, कि इन सभी के द्वारा? तो सबको मालूम है, मैंने आप लोगों को संक्षारण का बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया था कि संक्षारण में जो होता है ग्रीस लगाकर भी हम कर सकते हैं, बचा सकते हैं उसको जंग से, पेंट लगाकर भी बचा सकते हैं और जिंक की परत चढ़ाकर भी बचा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। मतलब फ्राइंग पैन को इन सभी के द्वारा हम जंग से बचा सकते हैं। ठीक है, इनका यूज करके। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 18 कोई डाउट आपको नहीं है ना? चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है प्रश्न नंबर 19? कि किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? समय का, कि द्रव्यमान का, कि ऊर्जा का, कि शक्ति का? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। समय का तो हो नहीं सकता, द्रव्यमान का भी नहीं, किलोग्राम होता है। हाँ, ऊर्जा का होगा, क्योंकि ऊर्जा का किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी अगर टाइप किया होगा तो उनका बिल्कुल आंसर क्या है? सही है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को आना चाहिए और बताइए कि क्या होगा। केवल जल में घुलनशील होता है, कह रहा है कि केवल जल में घुलनशील होता है। कौन सा? विटामिन ए, कि विटामिन डी, कि विटामिन के, कि विटामिन सी? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। केवल जल में घुलनशील होता है, तो जल में कौन घुलनशील होता है? तो विटामिन सी। क्या? विटामिन सी जल में घुलनशील होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये सभी जल में घुलनशील नहीं, वसा में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन सी। तो देखिए 20 क्वेश्चन हमने टेस्ट लिया। बताइए 20 में से आपने कितना क्वेश्चन, अगर 20 में से 15 अगर आपका प्लस होगा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। 20 में अगर 15 आंसर आपने सही दिया होगा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए चल रही है। तो ये टेस्ट के माध्यम से हमने आप लोगों को एनालिसिस किया कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। इस तरह बीच बीच में टेस्ट होता रहेगा। ठीक है, और आपकी जो सिलेबस वाइज मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है आप लोगों को चैप्टर वाइज चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग 200 इंपोर्टेंट की सीरीज स्टार्ट करके पूरा हम लोग 90% वाली तैयारी कंप्लीट कर लेंगे और एग्जाम में बैठ जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी है, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बहुत लोगों के पास जाए, वो भी टेस्ट दें, ताकि उनको भी मालूम चले कि तैयारी उनकी कितनी बनी है। तो चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।